नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज हम पश्चिम एशिया की बात करेंगे। लेबनान की में स्थित जो हिजबुल्लाह समूह है और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर जब सहमति बनी थी अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में, तो ये एक उम्मीद जगी थी कि शायद यहाँ से इस इलाके में शांति की एक नई शुरुआत हो, एक नई पहल हो, जिससे जो युद्ध का दायरा फैलता चला गया है, एक के बाद दूसरे देश उसमें उलझते चले गए हैं, वो उस पर एक रोक लगेगी और एक शांति की तरफ बढ़ने की कोई राह निकलेगी। लेकिन ये उम्मीद युद्ध विराम लागू होने के साथ ही इसके टूटने की शुरुआत हो गई और अब तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध विराम कभी भी नाकाम हो सकता है और दोनों तरफ से हमले एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। पहले 18 घंटों में जब युद्ध विराम का लागू हुआ तो इजराइल की तरफ से 13 बार उसका उल्लंघन किया गया और उसके बाद से भी उल्लंघनों का सिलसिला चलता रहा। कभी उन्होंने फायरिंग कर दी, कभी गोलाबारी कर दी, कभी रॉकेट या मिसाइलें दाग दी। दूसरी तरफ जो आबादी है, जो इलाके हैं, जो वहाँ लौट कर आए हैं लोग, जब उन्हें लगा कि अब लड़ाई थम गई है, हम अपने अपने घरों में वापस जा सकते हैं, तो उस पर इजराइल की तरफ से ज़्यादातर हमले सिंबॉलिक थे, उनसे बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले होते रहे। जबकि युद्ध विराम की भावना ये थी कि दोनों ही पक्ष बिल्कुल ही, युद्ध विराम का मतलब ये होता है कि युद्ध रुक जाएगा। अब चूंकि ये घटनाएं चलती रहीं तो शायद हिजबुल्लाह ने भी का भी जो सब्र है वो जवाब दे रहा है। कल यानी सोमवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल ने जिन इलाकों को कब्जा कर रखा है, जिसे ऑक्यूपाइड एरिया कहा जाता है, 1967 के बाद के युद्ध में के बाद वो लगातार जो इलाकों को कब्जा करने का सिलसिला उसका चलता रहा। तो इन ऑक्यूपाइड इलाके के एक क्षेत्र पर, एक शहर, एक छोटे से कस्बे पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायरिंग की गई। उसकी तरफ से वहाँ पर रॉकेट दागे गए। कितना नुकसान हुआ ये मालूम नहीं है, ये अभी महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब दोनों ही तरफ से कम सिंबॉलिक हमले शुरू हो गए हैं, प्रतीकात्मक हमले शुरू हो गए हैं। और अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर ये लड़ाई बंदी का, सीज फायर का कोई मतलब बचेगा नहीं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से हम लोगों को वही दुखद स्थिति देखने को मिल सकती है जो सितंबर में आकर काफ़ी तेज़ हो गई थी। वैसे तो हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से लड़ाई तभी शुरू हो गई थी अक्टूबर 2023 में, जब इजराइल की तरफ से गजा में मानव संहार, जेनोसाइड शुरू किया गया था। हिजबुल्लाह का और इजराइल के बीच ये जो परिस्थिति बनी है, उसके पीछे इसका एक बड़ा संदर्भ भी है, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी भी लड़ाई बंदी या सीज फायर के साथ एक उसमें भावना होती है कि इसका विस्तार किया जाए और लड़ाई को बंद करके बातचीत से समाधान की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल की ऐसी, या इजराइल और उसके समर्थक देशों की, या उसके जो समर्थक समूह हैं पश्चिम एशिया में, उनकी कोई ऐसी मंशा थी। क्योंकि ये जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ उसके कुछ घंटों के अंदर ही सीरिया में नया मोर्चा खुल गया। सीरिया में जो कुछ हुआ उसको हम जो पहले से लड़ाई चल रही है, गजा में जो नज़ारे देखने को मिले हैं, या लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उससे अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप जो ताकतें वहाँ पर शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उस पर गौर किया जाए तो ये बहुत साफ होता है कि उसमें बहुत सी ताकतें साझा हैं। इस मौके पर सीरिया का मोर्चा संभवतः इसलिए खोला गया कि सीरिया कमज़ोर हुआ, माना गया था कि सीरिया कमज़ोर हो गया है, क्योंकि सीरिया पर इजरायली हमले तो पहले से चल ही रहे थे।
वहाँ का जो संगठन है, इस्लामिस्ट संगठन है, चरमपंथी संगठन है, जिसके नाम पर या जिसे आगे करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है, उसके नेताओं ने इजरायली टेलीविज़न पर उनके बयान देखने को मिले हैं, जिसमें उन्होंने इजराइल का धन्यवाद किया कि उन्होंने सीरिया के एक दोस्त हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। तो ये बात बहुत साफ़ है कि ये जो पूरा जो सीरिया में हुआ है और जो फ़िलिस्तीन में और इजराइल में और लेबनान में हो रहा था, वो अलग नहीं है, बल्कि वो और भी बड़े स्तर पर हम लोग देखें तो जो दूसरी ताकतें भी इस समय दुनिया में जो हॉट स्पॉट हैं, जहां लड़ाई चल रही है, उसमें जो शामिल हैं, उसकी भागीदारी भी सीरिया में देखने को मिली है। अब ये खबर लगभग पुष्ट हो चुकी है, क्योंकि खुद यूक्रेन के एक अखबार ने, कीव पोस्ट नाम का जो अखबार है, उसने छापी है कि वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से ट्रेन किए हुए और कुछ डायरेक्ट यूक्रेनी सैनिक भी गए, जिन्होंने इन जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको ट्रेनिंग दी। ये सारी ट्रेनिंग पश्चिमी हथियारों से दी गई। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ पर जो टैंक हैं, जो हथियार हैं, वो नेटो देशों की तरफ से दिए गए हैं, खासकर फ्रांस की तरफ से दिए गए हैं। तो ये कुल अगर मिलाकर अगर हम लोग देखें तो सीरिया भी एक नया मोर्चा है, जैसे कि गजा में एक मोर्चा खुला हुआ है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक मोर्चा खुला हुआ है। ईरान की भागीदारी देखने को मिली, 2 बार ईरान पर हमले हुए और ईरान की तरफ से भी हम एक बार तो 2 बार किया गया, एक तो बहुत ही गंभीर हमला था। और लगातार ये खबरें हैं कि ईरान अगले हमले की तैयारी में है, जिससे इजराइल में एक भय का माहौल लगातार बना रहता है। सीरिया का इस लड़ाई से एक और संबंध बहुत पुराना है। सीरिया का इलाका गोलान हाइट्स है, गोलान पहाड़ियाँ हैं, जिनको इजराइल ने 67 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। उसने मिस्र के भी कुछ इलाकों पे कब्जा किया था। उनको बाद में अमेरिका की मध्यस्थता में जब कैंप डेविड समझौता हुआ तो उसने खाली कर दिया, लेकिन गोलान हाइट्स पर अभी भी उसका कब्जा वहाँ पर बरकरार है और वो उसको बाकायदा अपना हिस्सा बनाना चाहता है, उसको इजराइल में शामिल करना चाहता है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी देश जो है, अगर उसको ये इजाज़त मिल जाए कि वो किसी की सीमा को कभी भी हमला करके खुद में मिला सकता है, तो दुनिया बहुत पीछे लौट जाएगी और सारी दुनिया में एक अशांति और युद्ध का माहौल बन जाएगा, जो कि दूसरे या तीसरे जो पहला या दूसरा विश्व युद्ध जो था, लगभग उस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बनता चला जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसलिए जब कभी इजराइल ने ऐसी कोशिश की है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हुई है। अब इसका एक समाधान जो इजराइल और उसके समर्थक देश हैं, पश्चिमी देश हैं, शायद उन्होंने ये सोचा कि अगर बशर अल असद की सरकार को यहाँ हटा दिया जाए अपने प्रॉक्सी को मदद देकर, तो और वहाँ एक कठपुतली सरकार बन जाए, तो वो गोलान हाइट को देकर और इजराइल के साथ वो समझौता कर सकती है। संभवतः यह भी एक पहलू है जिसकी तरफ विश्लेषकों ने ध्यान दिलाया है। इसके अलावा भी इजराइल का तो वहाँ हित है ही। इजराइल में पश्चिमी देशों के बहुत बड़े हित हैं। वहाँ तेल काफ़ी है, जो बहुत आज की दुनिया में जो जिन खनिज पदार्थों की मांग है, वैसे खनिज पदार्थ के वहाँ भंडार हैं। वो सीरिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के मुहाने पर मौजूद है, जिससे कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट होता है। और हिजबुल्लाह के लिए वो सप्लाई का का रास्ता होता है, सप्लाई का जो आपूर्ति का जो मार्ग होता है उसके लिए ज़रूरी चीज़ें पहुंचने, हथियारों की आपूर्ति का रास्ता भी वो है। तो उसको कट करना, उसको रोक देना, ये एक मकसद है। तो मुद्दा ये है कि जब एक नया मोर्चा खोल दिया गया तो युद्ध विराम के साथ जो एक मकसद था, वो मकसद पहले ही परास्त हो गया, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि एक देश, कोई भी देश जो लड़ाई में शामिल है,
वो एक जगह लड़ाई इसलिए रोके क्योंकि उसको दूसरा मोर्चा खोलना है। वो दूसरी तरफ से उसी लड़ाई में शामिल, यानी हम हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, उसको कमज़ोर करने के लिए दूसरे मोर्चे का इस्तेमाल करे। तो जाहिर है कि वो अगर ये परिस्थितियां रहेंगी तो युद्ध विराम की भावना उसमें परास्त होती है, पराजित होती है, और फिर वो युद्ध विराम टिकाऊ नहीं हो सकता है। उसके संकेत अब मिलने लगे हैं कि ये जो युद्ध विराम लागू हुआ उसकी जो भावना थी उसका विस्तार होने के बजाय वो उसके लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं, पहले दिन से हो रही हैं, और अब सीरिया में जो कुछ है उससे वो चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। सीरिया के हालात, सीरिया में क्या होता है, इसका दूरगामी असर, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये जो पूरे पश्चिम एशिया की जो लड़ाई है इस पर पड़ेगा। अभी सीरिया की स्थिति काफ़ी अनिश्चित है, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अब ये ज़रूर है कि सीरिया की जो समर्थक, प्रेसिडेंट असद की जो समर्थक शक्तियां हैं उस इलाके में, उनकी मदद बड़े पैमाने पर वहाँ पहुँच गई है, जिसमें इराक से हज़ारों रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो सीरिया पहुँच गए हैं। रूस ने अपनी वहाँ पर भूमिका और भागीदारी बढ़ा दी है। वहाँ पर जो हवाई बमबारी की गई है पिछले 2-3 दिन में, जो एलेपो शहर के आसपास इदलिब इलाके में, और जिसमें कि ऐसी खबर है कि जो समूह है, इस्लामी चरमपंथी समूह है जिसने इस हमले को किया है, HTS, उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। इस बात का प्रमाण यह भी है कि पश्चिमी मीडिया में रूसी हमलों में नागरिकों के मारे जाने की खबर बड़ी सुर्खियों में आई है। जाहिर है कि वो एक तरफा नज़रिए से चीज़ों को देखा जाता है, जो पश्चिमी मीडिया का, पश्चिमी सरकारों का, वहाँ के NGOs और थिंक टैंक्स का यही रुख रहता है। लेकिन इससे इस बात की पुष्टि होती है कि रूसी हमलों से काफ़ी नुकसान हुआ है। जो विद्रोही समूह हैं, जो विद्रोही लड़ाके हैं, उनको। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जिस दिन हमला हुआ, यानी शनिवार को, उसके तुरंत बाद जो हालात बने जिसमें लगा कि वो बागी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे और एलेपो को कब्जा कर लेना अपने आप में उनकी बड़ी सफलता थी। वो शायद एक तो उनके बढ़ने का जो सिलसिला है वो शायद ठहर भी चुका है, और एलेपो को पर भी उनका जो कब्जा है वो शायद बहुत दिनों तक वो कायम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई एक दूसरा मोड़ लेगी। इसके बहुत साफ संकेत हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट असद के पक्ष में काफ़ी ये जो उनके सहयोगी देश हैं, उनके जो सहयोगी शक्तियां हैं, उनके जो सैनिक हथियार, उनकी तरफ से जो दूसरी मदद होती है, जिसकी लड़ाई में आवश्यकता होती है, वो जब पहुंच जाएगी तो सीरिया की जो सेना है वो सेना उस तरह से कमज़ोर नहीं रह जाएगी जिसको कि जिस तेज़ी से एलेपो शहर पर उसको पीछे करते हुए कब्जा कर लिया गया। वैसे उसकी एक वजह उनका सतर्क न रहना भी है, ऐसा माना गया है। ये लड़ाई वहाँ पर काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ था जिसके तहत एक दूसरे पे हमला न करने का फैसला किया गया था। उस समझौते को बागियों ने तोड़ दिया है। इसका जो नतीजा ये भी हो सकता है कि अब जो सीरिया की आधिकारिक सेना है, वो जो पिछले समय में इलाका लगभग 23% सीरिया के इलाके पर उनका कब्जा 2012 के बाद जो बना था, उसको भी छुड़ाने की लड़ाई में शामिल हो जाए। तो संभावना ये दिख रही है कि सीरिया में भी बहुत जल्दी शांति शायद बहाल नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट असद की वफादार जो सेना है और उनके साथ जो जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो भारी पड़ती दिखती हैं, तो फिर उसका असर दूसरी जगहों पर, पूरे जो लेबनान के साथ जो इजराइल की लड़ाई है उस पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि गजा में जो मानव संघार है वो तो लगातार जारी है। रोज़ ही वहाँ पर हमले करके निर्दोष लोगों को और डॉक्टरों को, आम जो निरीह लोग हैं,
निहत्थे लोग हैं उनकी हत्या करने और उनके मारने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो हम आज के अपडेट में इतना ही। हम फिर आएंगे आपके सामने ताज़ा स्थिति को लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।